हाय, सलाम, नमस्ते। मेरा नाम वृंदा हयात वैद है और आज सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं आज़ाद आर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं और अपना जो भी कुछ लिखा हुआ है कुमज़र सा वो आपको सुना सकूं। मैं हिंदुस्तानी में लिखती हूँ, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी में। और आज मुझे लगता है कि जो दो चीज़ें मैं आपको सुनाने वाली हूँ दोनों ही नज़में हैं, लेकिन क्योंकि आज़ाद आर्ट्स ने मुझे कहा था कि मुझे आज़ादी का ये जो एक उन्वान है और इसकी जो हस्ती है, इसका जो अस्तित्व है, उस पर मुझे कुछ आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। तो मैं वो जो दो नज़में आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो मैंने कुछ इस तरीके से चुनी है कि एक नज़्म जो है वो बाहरी आज़ादी की बात करती है, आपके जिस्म की आज़ादी की बात करती है, और जो दूसरी नज़्म है वो रूहानी आज़ादी की बात करती है, जो आपकी आत्मा और रूह की आज़ादी होती है उसकी बात करती है। और मुझे लगा कि ये दो जो पहलू हैं आज़ादी के, ये शायद हम अब समझने लगे हैं, क्योंकि इस दौर में हमने जितनी ज़िंदगी बसर की है उतने वक्त में मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, कुछ ऐसे तजुर्बात ले लिए हैं जो कि हमें उस आज़ादी के थोड़ा और करीब ले गए हैं, और उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ठीक तरीके से उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मुझे लगता है कि आज़ादी इन एसेंस द वर्ड फ्रीडम, वो जब हम सोचते हैं तो जो सबसे पहली तस्वीर खिंचती है हमारे दिमाग में ये एक शब्द सुनकर, वो है जिस्मानी आज़ादी की बात। तो उस आज़ादी की बात करते हुए मैंने एक नज़्म लिखी थी जो कि लॉकडाउन जब हुआ था उस वक्त लिखी गई थी, और एक बहुत सुनहरी सहर थी जब मैं उठी थी। और मुझे किस चीज़ ने उठाया था? मुझे एक बुलबुल की आवाज़ ने उठाया था, एक कोयल की जो है आवाज़ ने उठाया था, एक नाइटिंगेल के गीत ने उठाया था। मेरी बालकनी पर आकर वो बैठ गई थी और हम सब कैद थे अपने अपने घरों में, चार दीवारों में। पूरी पाबंदी लगी हुई थी हम पर कि हम अपने हिसाब से, अपनी आज़ादी के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। और वो कोमल सी कोयल बाहर आज़ादी से अपना गीत गा रही थी, जैसे कि वो अज़ल से गाती आई है, जैसे कि वो हमेशा से गाती आई है। लेकिन एक महामारी ने हमें ये एहसास लेने पर मजबूर किया कि कुदरत और आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो उस नज़्म का उन्वान है बुलबुल, और मैं वो आपको सुनाना चाहूँगी। तो कुछ ऐसे है कि एक डाल मुंडेर पे बैठी थी, चमन की धड़क हुनर की परी, अज़ल से गीत की महबूबा, बुलबुल थी वो अंबर में जड़ी। एक शख्स उसे यूं देखता था कि कैद करे उसे नजरों में, नगमों से सिले हुए ख्वाबों की दुआ थी बंधी कई फजरों में। इंसान की तो यही फितरत है, तिमसाल से जुआ खेलती है, जो चीज मिली है नेमत में उसे कर्ज की समत धकेलती है। कर कैद लिया उस बुलबुल को, पत्थर मारा आसमानों में, बादल जो फटा राहत की जगह बरसा बन कहर मकानों में। बुलबुल को गिरफ्त से क्या लेना, परवाज उसकी आवाज से है, पर हाय गीत सुनाए तो किसको, इंसान बड़े नासाज से हैं। मगर कुदरत की ज़बीं बुलबुल जो लड़ी, कब गीत को अपने खोती है, जो गला तोड़ जाए पिंजरा आवाज़ उसी से होती है, आवाज़ उसी से होती है,
आवाज़ उसी से होती है। जब हम आज़ादी की बात सोचते हैं तो एक बहुत कॉमन मेटाफर है जो शायरी में, लिटरेचर में, कविताओं में यूज़ किया गया है आज़ादी के कंपैरिजन में, उसके मुकाबले, और वो है एक पंछी का मेटाफर, एक पक्षी, एक बर्ड। क्योंकि एक बर्ड जो होता है वो आज़ादी का प्रतीक होता है, वो एक हार्बिंजर होता है जो कि हमें आज़ादी का मानी बताता है। क्यों? क्योंकि वो उड़ सकता है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में कोई सरहदें नहीं होती, उसे कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, वो जहाँ चाहे उड़कर जा सकता है। लेकिन पक्षियों के इस परिवार में और उसकी इस हस्ती में एक बहुत कोमल सी, कमज़र्फ सी जो है, एक मुझे लगता है कि एक हस्ती होती है जो कि अपने पंखों से जानी नहीं जाती, अपनी उड़ान से जानी नहीं जाती, वो अपनी आवाज़ से जानी जाती है, और वो है एक बुलबुल, एक कोयल। आप उसे अगर पिंजरे में डाल भी देंगे उसका रुतबा कम नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी उड़ान से तो पहचानी ही नहीं जा रही, वो तो अपनी आवाज़ से पहचानी जा रही है, और उसकी आवाज़ उससे कोई नहीं छीन सकता। तो ये था मेरे लिए आज़ादी का सबसे पहला मतलब। आपकी आवाज़ वो कौन सी चीज़ है जो आपको कुदरती आती है। कुदरती आती है का मतलब है कि जो कुदरत ने आपको बख्शी हुई है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे कि आपकी आज़ादी, आपकी जिस्मानी आज़ादी तो लोग छीन सकते हैं, आपको दायरों में महदूद कर सकते हैं, आपको पाबंदियों में बांध सकते हैं, लेकिन आपकी रूह की खनक, आपकी आत्मा की आवाज़ कोई छीन नहीं सकता। और इसी आत्मा की आवाज़ पर मैंने वो दूसरी नज़्म लिखी थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक लानी चाहिए, और वो नज़्म जो है उसका उन्वान है अनल हक। अब अनल हक पर बहुत मुझे लगता है बहुत बात हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस साल की शुरुआत में जब CAA NRC पर बगावत चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस वक्त कुछ ऐसे मुझे लगता है कि लफ्ज़ थे, कुछ ऐसी एटमोलॉजीज़ थी जिन पर बहुत फजूल की कंट्रोवर्सीज हुई थी, फजूल की, मैं ये मानती हूँ। और उस वक्त CAA NRC के प्रोटेस्ट के लिए, और मैं मानती हूँ कि जो एक इंसान लिखता है उसका प्रोटेस्ट दर्ज कराने का एक लौता जो एक ज़रिया होता है उसके पास, ऑफ कोर्स आप प्रोटेस्ट में फिज़िकली भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक जो ज़रिया जिसके बगैर आपकी हस्ती नहीं है वो है आप अपना प्रोटेस्ट, आप अपनी बगावत अपने लिखे हुए में दर्ज करवाएं, क्योंकि वो कभी मरने नहीं वाला। आप वहाँ से बेशक उठा दिए जाएंगे, आपको लाठियाँ पड़ेंगी, आप पर वाटर कैनन्स बरसाए जाएंगे, लेकिन आपकी रूह की जो आज़ादी है और आपका लिखा हुआ है और जो उसकी ज़िंदगी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये एक नज़्म थी अनल हक। अनल हक का बहुत लूज़ मीनिंग जो एक बोलते हैं कि ले पर्सन्स मीनिंग है, वो होता है आप में, मुझ में, हम सब में परमेश्वर है, खुदा है, और हम एक लौता सत्य है, सच है इस पूरी दुनिया का, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं अपने फिजिकल फॉर्म में, इसलिए हमसे बड़ा सच और कुछ नहीं है। तो ये एक नज़्म थी जो मैंने लिखी थी, कुछ ऐसे है कि घुटनों पे रेंगते हम भी थे, नजरों में हासिल थे लिए, मिट्टी में सनसन कर ही तो पैरों पे खुद के खड़े हुए। ये सड़कें मेरी वालिद है, तालीम है मेरी वालदा, इस निका की पैदावार है हुकूमतों का सरबरा। मेरे नाम से सियासतें
बुझती ठिठुरती रहती है, मेरे नाम से रहबरों की मशाल जलती रहती है। मैं उस तिफ्ल को भी सुलाता हूँ, बागों में जिसकी माँ डटी, शाहीन सी एक हाथ में बच्चा बचाए बैठी है, शाहों सी दूजे हाथ में एक शमा जलाए बैठी है। वो तिफ्ल जो रोता नहीं, वो ही मेरा ख्वाब है। मेरा नाम अनल हक है और मेरा तिफ्ल इनकलाब है। मैं वो फूल हूँ सियासते जिसके बिना पे है चल रही, मैं वो फूल हूँ छुअन से जिसकी शाहों की ताकत गल रही। मैं वो उम्र हूँ जिसने है देखा लाशों का तांता लगा हुआ, मैं उस आँख का सैलाब हूँ जिसने खुद ही का खून है सहा। मेरी नज़र से चीर फाड़ करो, कैसे कतरोगे मेरा ख्वाब। मेरा नाम अनल हक है और मेरा तिफ्ल है इनकलाब। बगावत बड़ी खुशकिस्मत है, गलत करार दी जाती है। बगावत बड़ी खुशकिस्मत है, गलत करार दी जाती है। Rebellion has a good fate because it is said that it is wrong. बगावत बड़ी खुशकिस्मत है, गलत करार दी जाती है। लाठी गोली पानी बिना जहन से हुकूक दिलाती है। मैं उसमें जिंदा रहता हूँ जो सीना ठोक के पीता हुकूमत ज़हरे अजाब है। मेरा नाम अनल हक है और मेरा तिफ्ल, मेरा महबूब, मेरा फैज़ इनकलाब है। शुक्रिया। अनल हक एक जो जगह है, मुझे लगता है जो हमारी याददाश्त में बसी हुई है, जहाँ पर अनल हक का जिक्र है, वो है, हम देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म। उसमें जिस तरीके से अनल हक और बुतों की बात हुई है, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी CANRC के प्रोटेस्ट में, फजूल की। और इसलिए मुझे लगा कि अनल हक का मतलब तो हम समझ ही नहीं रहे हैं, हम उसे मजहबों के दायरों में उलझा कर भूल ही रहे हैं कि उसका मतलब होता क्या है। अनल हक किसी मजहब से रिलेटेड नहीं है। अगर आप उसे समझना चाहते हैं, अगर आप हमारे आसपास के सारे इंसानों को इंसान मानते हैं, तो अनल हक आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब इकलौता सच है इस दुनिया का। तो ये दो नज़में थी मुझे लगता है, और अनल हक मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि वो रूह की आज़ादी पर लिखी गई एक नज़्म है। और जिस्मानी आज़ादी तो हम सबको दिखती है, क्योंकि जिस्म एक टैंजिबल चीज़ है ना, लेकिन रूह एक टैंजिबल चीज़ नहीं है। और बड़ी मज़े की बात है कि जब रूह पाबंद होती है तो शायद जिस्म से पहले पता चल जाता है, क्योंकि जिस्म की पाबंदी पर तो आपके जिस्म पर घाव आएंगे, जिस्म पर ज़ख्म आएंगे, रूह पर कोई ज़ख्म नहीं आते, और अगर आते हैं तो वो दिखते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आज़ादी का इकलौता मानी आज की ज़िंदगी में शायद रूह की आज़ादी जिस्म की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। और रूह की आज़ादी कैसे आती है? रूह की आज़ादी इंसान को इंसान समझ कर आती है। रूह की आज़ादी ज़िंदगी को एक किताब की तरह पढ़ने से आती है, और रूह की आज़ादी गलत को गलत कहने से आती है, और सच को सच कहने से। उम्मीद है आप खुद को सच मानेंगे, आप खुद पर एतबार करेंगे, और लिखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आज़ादी मुबारक करते रहेंगे हर कदम पर, हर लम्हे में। शुक्रिया।